गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का अंतिम टॉपिक देखा था। अब हम लोग चालू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, द्रव्य की अवस्थाएं। तो भाई इसके पूर्व के अध्यायों में हमने द्रव्य के एक कण से संबंधित गुणों जैसे कि परमाणविक आमाप, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक आवेश घनत्व, आणविक आकार, ध्रुवता आदि का अध्ययन किया। रासायनिक तंत्रों के अधिकांश परीक्षित गुणधर्म जिनसे हम परिचित हैं द्रव्य के स्थूल गुणों को निरूपित करते हैं, अर्थात वे गुणधर्म जो बड़ी संख्या में एकत्रित अणुओं, परमाणुओं या आयनों के समूह से संबंधित होते हैं। उदाहरण से द्रव का सिर्फ एक अणु नहीं अपितु उनका समूह उबलता है। गीला करने का गुण जल के अणुओं के समूह का होता है, एक अणु का नहीं। जल बर्फ के रूप में जो एक ठोस है, द्रव अवस्था में तथा वाष्प अथवा भाप के रूप में गैसीय अवस्था में अस्तित्व में रहते हैं। बर्फ, जल तथा वाष्प में भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। है एक ही पानी, लेकिन पानी के जो है स्वरूप हमारे पास 3 हैं, ठीक है। और 3 ही अवस्थाओं में उनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं। तीनों ही अवस्थाओं में जल का रासायनिक संगठन H2O ही रहता है। जल की तीनों अवस्थाओं के गुणधर्म जल के अणुओं की ऊर्जा तथा उनके समूह में एकत्रित होने के प्रकार पर निर्भर करते हैं। है उनके अंदर H2O, अणु है H2O, और वो समूह बनकर जो है वो जल बना हुआ है। अब जल के पास 3 अवस्थाएं हैं। अब तीनों के गुणधर्म जो है वो अलग अलग हैं। वो गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो वो गुणधर्म अणुओं की ऊर्जा और उनके एकत्र होने के प्रकार पर। इसी तरह से ये उदाहरण हम लोगों को जो है पानी के लिए सरलता से समझा सकते हैं, और इसी का उदाहरण लेके अन्य पदार्थों के लिए भी हम लोग समझा सकते हैं। किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित होने से परिवर्तित नहीं होते। अर्थात कि अगर हम लोग पानी का अवस्था बदल दें तो पानी के अंदर की रासायनिक गुणधर्म को हम लोग बदल नहीं सकते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया की दर भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर का मतलब ये है कि वो रासायनिक प्रक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी, उसको पूर्ण होने के लिए लगने वाला समय वो भौतिक गुणधर्म पर, भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। कभी कभी प्रयोगों के आंकड़ों की गणना करते समय द्रव्य की अवस्था के ज्ञान की आवश्यकता होती है। अतः पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों को जानना एक रसायनज्ञ के लिए आवश्यक होता है। अर्थात कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर भौतिक गुणधर्मों को, भौतिक अवस्थाओं को समझेंगे। भौतिक अवस्था हमारे लिए क्या है कि भाई ये जो दिख रहा है, ठीक है, वो पदार्थ, वो उसका भौतिक गुणधर्म है, उसको हम लोग छू सकते हैं, वो भी। तो क्या सिर्फ इतना ही भौतिक गुणधर्म के अंदर आता है? नहीं नहीं, बहुत सारे जो है चीज़ें होती हैं जो भौतिक गुणधर्मों के अंदर, भौतिक अवस्थाओं के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। अंतरा आणविक बलों की प्रकृति, आणविक अन्योन्य क्रिया और कणों की गति पर ऊष्मीय ऊर्जा के प्रभाव को प्रारंभ में समझना आवश्यक है, क्योंकि इनके बीच संतुलन ही पदार्थ की अवस्था निर्धारित करती है। तो पदार्थ की अवस्था ठोस होगी या द्रव होगी या गैस होगी, वो निर्भर करता है अंतर आणविक बल और उनकी प्रकृति, अणुओं के अंदर की क्रिया और उनके अंदर रहे हुए कणों की गति और उसके ऊपर ऊष्मीय ऊर्जा का प्रभाव। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 5.1। क्या मंदिर आ बाजू अंदर थोड़ी मूकी जाए, कई सप्लीमेंट्री फर्स्ट एग्जाम नहीं, ये तो हमें आज ही आवे ने, क्યારે આવશે? હા, એ તો મારી છે, ઓલી હમણાં લીધી હતી એ પરીક્ષા। તમે ક્યાં મૂકવાનું કીધું હતું?
ये तो विष्णु सर जुड़े हुए ना। मैं केमिस्ट्री लैब में थी तू। अंतरा आणविक बल। अन्योन्य क्रियाकारी कणों। देखो भाई, जैसे भी कोई भी ठोस पदार्थ होता है ना, वो ठोस पदार्थों के अंदर मुख्य चीज होती है अणु, और अणु बनता है परमाणुओं से। अब इनकी जो भी भौतिक गुणधर्म होगी वो परमाणु और अणुओं के जो है अंदर क्रिया होती है उसके अनुसार देखने को मिलेगी। अर्थात अन्योन्य क्रियाकारी कणों, परमाणुओं तथा अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों को अंतरा आणविक बल कहते हैं। मतलब कि प्रत्येक परमाणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। इस पद का तात्पर्य दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य वैद्युत बल से या उस बल से जो अणु में परमाणुओं को थामने रखते हैं वो नहीं है। अंतरा आणविक आकर्षण बलों को जोहानन वान डर वाल्स के सम्मान से वान डर वाल्स बल कहते हैं। तो अंतरा आणविक बल को दूसरा नाम दिया जा रहा है वान डर वाल्स बल। दरवाजा बंद कर दो ना सर, बाहर से स्टॉपर ही मार दो उसको। वान डर वाल्स ने आदर्श व्यवहार से वास्तविक गैसों के विचलन को उन बलों के द्वारा समझाया जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में आगे करेंगे। वान डर वाल्स बलों के परिमाण में विविधता होती है। इसके अंतर्गत लंदन बल, द्विध्रुव बल तथा प्रेरित द्विध्रुव बल आते हैं। एक विशेष प्रबल प्रकार के द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया हाइड्रोजन बंधन है। केवल कुछ अणु ही हाइड्रोजन बंध निर्माण में भाग ले सकते हैं, अतः इसे पृथक संवर्ग में रखा गया है। इस अन्योन्य क्रिया के बारे में हम पूर्व में चैप्टर नंबर 4 में, जहाँ रखना वहाँ रख दो, चैप्टर नंबर 4 में सीख चुके हैं। चलो अब हम लोग जो ये अंतरा आणविक बल या वान डर वाल्स बल हैं उनके कुछ प्रकार हैं, वो प्रकार हम लोगों को पढ़ने हैं। बाहर से बंद करता है ना। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि एक आयन तथा एक द्विध्रुव के मध्य आकर्षण बल, जिन्हें आयन द्विध्रुव बल कहा जाता है, वान डर वाल्स बल नहीं है। अब हम विभिन्न प्रकार के वान डर वाल्स बलों को देख रहे हैं। पहला है प्रकीर्णन। आज हाथ जम गए हैं। प्रकीर्णन बल अथवा लंदन बल। परमाणु तथा अध्रुवीय अणु वैद्युत सम्मित होते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ अभी, ये परमाणु मैंने लिया, ठीक है, जिसमें केंद्र है, केंद्र में प्रोटॉन है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा परमाणु है। तो परमाणुओं के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात ये वैद्युत रूप से समान अर्थात सम्मित होते हैं। इनमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। द्विध्रुव आघूर्ण इसलिए नहीं होता क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होने की वजह से वो चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनी आवेश अभ्रसम्मित रूप से वितरित है। और यहाँ पर जो ये पॉजिटिव है वो केंद्र के अंदर है, जबकि इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेश वो पूरे परमाणु पर समान रूप से वितरित होता है। परंतु उदासीन परमाणुओं या अणुओं में भी द्विध्रुव नियंत्रित रूप में उत्पन्न किया जा सकता है। परमाणु के अंदर द्विध्रुव होते नहीं हैं, वो
जो है ध्रुवीय नहीं होते हैं, परंतु उनके अंदर हम लोग ध्रुवीयता उत्पन्न करके द्विध्रुव बना सकते हैं। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि मानो के परमाणु A तथा परमाणु B है। ये है हमारा परमाणु A। अभी फिलहाल ये परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही यहाँ पर ये नेगेटिव है और नेगेटिव आयन समान रूप से वितरित है। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई एक परमाणु माना A ताक्षणिक रूप से असम्मित हो जाए थोड़ी देर के लिए। वो क्या हो जाए? परमाणु A थोड़ी देर के लिए वो ध्रुवीय हो जाएगा, असम्मित हो जाए। असम्मित का मतलब ये है किसी एक तरफ पॉजिटिव हो जाए और किसी एक तरफ नेगेटिव हिस्सा हो जाए, असम्मित हो जाए। अर्थात यहाँ पर कोई एक तरफ आवेश जो है अधिक हो जाएगा। तो इसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि ये परमाणु में कुछ समय के लिए ताक्षणिक, कैसा? ताक्षणिक द्विध्रुव उत्पन्न होता है। ठीक है, ये ताक्षणिक द्विध्रुव उत्पन्न हुआ। तो ताक्षणिक यह अकाल्पनिक ताक्षणिक द्विध्रुव अन्य परमाणु B के इलेक्ट्रॉन के घनत्व को विरूपित कर देता है। अब परमाणु A के अंदर जब हम लोग ऐसा मानो कि थोड़ी देर के लिए या ताक्षणिक रूप पर द्विध्रुव उत्पन्न होता है, अर्थात कोई एक आवेश का घनत्व कोई एक दिशा में चला जाता है, अर्थात यह असम्मित हो जाता है, तो वो क्या करेगा? इस परमाणु अणु, ये परमाणु अपने पड़ोसी परमाणु के ऊपर भी उसका प्रभाव डालेगा, उसको असम्मित होने के लिए प्रेरित करेगा। ना ये છે ને એ દિવસે એ જતો રહ્યો। ताक्षणिक द्विध्रुव उत्पन्न होता है माना कि थोड़ी देर के लिए, तो इसके प्रभाव से परमाणु B के अंदर भी विपरीत दिशा में, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव है तो इस तरफ पॉजिटिव जो है उसके अंदर द्विध्रुव उत्पन्न होता है। तो ये द्विध्रुव जो उत्पन्न हुआ है वो सही में परमाणु A में उत्पन्न होने के तत्पश्चात देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इसको प्रेरणा मिल रही है इससे, अर्थात इसका जो द्विध्रुव है वो प्रेरित द्विध्रुव है। ठीक है। परमाणु A तथा B के अस्थायी द्विध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि उनकी जो आवेश हैं वो एक दूसरे से विपरीत हैं। इस प्रकार का प्रेरित द्विध्रुव अणुओं में भी उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार के आकर्षण बल को पहली बार जर्मन भौतिक विज्ञानी फिट्स लंडन ने प्रस्तावित किया। इस कारण दो अस्थायी द्विध्रुव के बीच के आकर्षण बल को लंडन बल कहते हैं। तो यहाँ पर परमाणु और परमाणु के बीच में जो विपरीत आवेश से आकर्षण देखने को मिलता है और इस आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं लंदन बल। लेकिन ये लंदन बल जो है वो एक परमाणु के अंदर थोड़ी देर के लिए उत्पन्न किया गया द्विध्रुव के अनुसार प्रेरित द्विध्रुव देखने को मिलता है। इस प्रकार के बल हमेशा आकर्षण बल होते हैं तथा दो अन्योन्य क्रियाकारी कणों के मध्य की दूरी के छठे घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब कि इनकी दूरी जो है, मतलब कि इनका आकर्षण बल जो है वो कितना होता है कि यह आकर्षण बल तब होगा जब उनके बीच इतनी जो है वो दूरी देखने को मिलेगी कि आकर्षण बल उनके दो कणों के मध्य की दूरी के छठे घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ये बल केवल लघु दूरी तक ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनका परिमाण कणों की ध्रुवता पर निर्भर करता है। सभी कणों में प्रकीर्णन बल उपस्थित रहते हैं। हमारे पास जितने भी पदार्थ हैं, उनके अंदर जितने भी कण हैं, उन सभी कणों के अंदर ये लंदन बल या प्रकीर्णन बल इस प्रकार का देखने को मिलता है। क्योंकि परमाणु थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो द्विध्रुव बनते रहते हैं, उसके अनुसार उसके पड़ोसी अणु भी, उसके पड़ोसी परमाणु भी द्विध्रुव बनता है। तो ये था प्रेरित द्विध्रुव, जिसकी वजह से वहाँ पर लंदन बल या प्रकीर्णन बल उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट है द्विध्रुव बल। इस प्रकार में पहले प्रकार में पदार्थ असममित अथवा अध्रुवीय था, क्योंकि उसका आवेश, ऋण आवेश और धन आवेश समान रूप से वितरित था। लेकिन इस द्विध्रुव बल के अंदर परमाणु पहले से ही या अणु पहले से ही द्विध्रुव होंगे। जैसे कि स्थायी द्विध्रुव रखने वाले अणुओं के मध्य द्विध्रुव बल कार्य करते हैं। मतलब कि यहाँ पर अणु पहले से ही द्विध्रुव वाला होगा। अब जब अणु पहले से ही द्विध्रुव वाला है, उसका मतलब ये है कि उनका धन आवेश और ऋण आवेश अलग अलग जगह पर होगा। अर्थात हम लोग यहाँ पर एक ऐसा अणु लेंगे कि जो भिन्न परमाणु रखता होगा, और परमाणु भिन्न होने की वजह से उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी भिन्न होगी। विद्युत ऋणात्मकता भिन्न होने की वजह से आबंध में रहे हुए इलेक्ट्रॉन को कोई एक परमाणु अधिक रूप से आकर्षित करेगा, और वह आंशिक रूप से ऋणावेश होगा, और दूसरा जो है आंशिक रूप से धनावेश होगा। अर्थात वो पहले से ही द्विध्रुव अणु होगा। द्विध्रुव के सिरे आंशिक आवेश रखते हैं। इन्हें ग्रीक अक्षर डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। आंशिक आवेश सदैव इकाई इलेक्ट्रॉन आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब से कम होता है। द्विध्रुव अणु निकटवर्ती अणु से अन्योन्य क्रिया करता है। जैसे कि अगर हम लोग उदाहरण लें कि भाई HCl अणु, तो H और Cl अणु के अंदर परमाणु हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोरीन की यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने से आंशिक रूप से ये ऋणावेश होते हैं, तो हाइड्रोजन उनके मुताबिक आंशिक रूप से ये धनावेश होंगे। यदि इस अणु के बाजू में अगर कोई एक और अणु आता है, तो वो विरुद्ध आवेश से यहाँ पर आकर्षित होंगे। ये भी द्विध्रुव है, ये भी द्विध्रुव है। तो इन दोनों के पास में आने पर ये अणु के मध्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है 2HCl। 2HCl अणुओं के मध्य द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया को प्रदर्शित करता है। यह अन्योन्य क्रिया आयन की तुलना में दुर्बल होती है, क्योंकि इनमें केवल आंशिक आवेश ही भाग लेते हैं। द्विध्रुव के मध्य दूरी बढ़ने से ये आकर्षण बल घटते जाते हैं। ये जो द्विध्रुव अणु हैं, इनके बीच में आकर्षण बल तभी होगा जब ये दोनों अणु एक दूसरे के पास में होंगे। जैसे जैसे अणु मानो कि एक दूसरे से दूर जा देंगे, तो उनके बीच में ये द्विध्रुव बल, ये आकर्षण बल धीमे धीमे घटता जाता है। यहाँ भी उपरोक्त स्थिति की ही तरह अन्योन्य क्रिया की ऊर्जा ध्रुवित अणुओं के मध्य ध्रुवी के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। स्थिर ध्रुवित अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया की ऊर्जा 1/r³ के तथा घूर्णित ध्रुवित अणुओं के मध्य 1/r6 के समानुपाती होता है। यहाँ r ध्रुवीय अणुओं के मध्य की दूरी है। ध्रुवीय अणु लंदन बलों के द्वारा भी अन्योन्य क्रिया कर सकते
है। मतलब कि द्विध्रुव बल के अंदर लंदन बल का थोड़ा प्रमाण देखने को मिलता है, जिसका सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि ध्रुवीय अणुओं में कुल अंतराण्विक बल बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये था। तो पहला था कि भाई पहले परमाणु था जो अध्रुवीय था, मानो कि थोड़ी देर के लिए उसके अंदर द्विध्रुव उत्पन्न होता है, तो बाजू वाला परमाणु के अंदर भी उसकी प्रेरणा से द्विध्रुव उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। दूसरा है द्विध्रुव बल। पहले से ही अणु कैसा होगा? द्विध्रुव होगा। ये वाला अणु भी कैसा होगा? द्विध्रुव होगा। उनके बीच में क्या लगेगा? आकर्षण। ऐसे बल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव बल कहा जाता है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 5.1.3। द्विध्रुव अर्थात कि पदार्थ एक अणु पहले से ही द्विध्रुव वाला होगा। प्रेरित द्विध्रुव मतलब कि पहले ये वाला अणु जो है वो अध्रुवीय होगा और उसके बाजू में द्विध्रुव आने की वजह से वो अध्रुवीय भी पदार्थ अणु भी ध्रुवीय बन जाता है। जैसे मैं समझा देता हूँ कि द्विध्रुव अर्थात कि ये अणु जो है वो पहले से ही द्विध्रुव है, अर्थात इसके ऊपर आंशिक रूप से धनावेश है, उसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश है और आबंध की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा धन आयन से ऋणायन की तरफ है। अब मानो कि उसके बाजू में एक ऐसा अणु लाया जा रहा है, रखा जा रहा है जो सम्मित है। जो कैसा है? सम्मित है, अर्थात अध्रुवीय है। अर्थात धन आयन और ऋण आयन जो है उनके ऊपर समान रूप से वितरित हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे ही ये अध्रुवीय अणु के बाजू में ध्रुवीय अणु आता है तो इसके प्रभाव के कारण ये भी ध्रुवीय बन जाते हैं। तो ये वाला अणु भी अब क्या हो गया? ध्रुवीय बन गया। किसकी वजह से हुआ? इसकी वजह से। इसने इससे क्या ली? प्रेरणा, और वो क्या बन गया? द्विध्रुव। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्रेरित द्विध्रुव। ये पहले से द्विध्रुव था, ये प्रेरणा लेकर द्विध्रुव बना है, अर्थात ये द्विध्रुव और ये प्रेरित द्विध्रुव है। अब इन दोनों के मध्य विरुद्ध आयन से विपरीत आवेश के कारण उनके बीच में आकर्षण देखने को मिलता है और एक बल उत्पन्न होता है। ऐसे आकर्षण बल को द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल कहते हैं। इस स्थिति में आकर्षण 1/r² r की घात 6 बल के समानुपाती होता है, जहाँ r दो अणुओं के मध्य की दूरी है। प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण स्थायी द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत उदासीन अणुओं में ध्रुवता पर निर्भर करता है। कि यहाँ पर जो ये प्रेरित द्विध्रुव है उसकी मात्रा किस पर निर्भर करेगी? तो उसके बाजू में जो अणु है जो पहले से ही द्विध्रुव है वो कैसे प्रकार का है, उसके अंदर कैसा द्विध्रुव आघूर्ण है तथा वो कैसा उदासीन है। चैप्टर नंबर 4 में हम ये पढ़ चुके हैं कि बड़े आकार के अणुओं को आसानी से ध्रुवित किया जा सकता है। उच्च ध्रुवणता आकर्षण बलों की सामर्थ्य में वृद्धि करती है। तो जैसे जैसे ध्रुवीयता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनके बीच में आकर्षण बल बढ़ता जाएगा। इस स्थिति में भी प्रकीर्णन बलों तथा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के संयुक्त प्रभाव का अस्तित्व होता है। तो यहाँ पर देखो, इस प्रकार हम लोगों ने अंतरा आणविक बल वांडर वाल्स बड़े जो 3 प्रकार के थे, लंदन बल, द्विध्रुव बल और द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, अगर इनको एक ही पेज में समझते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि ये एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के जो है आकर्षण बल सारे के सारे।
ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाऊंगा।